गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वो सुबह कभी तो आएगी में। तो फ्रेंड्स, आज मेरी छुट्टी थी और मैं घर के काम निपटा कर दोपहर को अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई थी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी फ्रेंड के घर पहुँचने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड अपने गार्डन में कुछ कर रही थी और उसका गार्डन देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। आँखों को बहुत ही सुकून मिला चारों तरफ हरियाली देखकर। आप लोग भी देख लीजिएगा। मेरे फ्रेंड के यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इधर का काम नहीं कर, रात बैठे रहो खाली। मेरी फ्रेंड मेरे लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर आई है। आ जाइए आप लोग भी मिठाइयाँ खाने। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे चाय भी पिलाई थी, तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, चाय पी लीजिए आकर। फ्रेंड्स, अब मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। वापस जाकर कुछ काम निपटाऊंगी। तो एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने के लिए। समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करूँ, बट चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे आफ्टर मैरिज लगातार मैं 8 सालों तक अपनी शादी को सफल बनाने का और बचाने का प्रयास करती रही। मैंने हर वो काम किया जो एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू को करना चाहिए था, लेकिन मैं जितना ही प्रयास करती थी मेरा उतना ही ज़्यादा हैरेसमेंट किया जाता था और उतना ही तकलीफ मुझे उठानी पड़ती थी। इस तरीके से लगातार 8 सालों तक मेरा हैरेसमेंट होता रहा। और आफ्टर मैरिज जब मैं पहली बार अपने ससुराल पहुंची थी, पहली बार से ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज की मांग को लेकर परेशान करना शुरू कर दिया था। कभी कहते थे तेरे पिता ने सोने का सेट नहीं दिया है, कभी कहते थे कि तू अपने पिता की अकेली लड़की है, उसे 4 व्हीलर देना चाहिए था, तू 4 व्हीलर भी नहीं लेके आई है, तो कुछ भी नहीं लाई है। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं खुद वकील हूँ, फिर भी ये लोग मेरे से दहेज के बारे में इस तरीके से बात करते हैं, इन्हें डर भी नहीं लगता है। मैं वकील होते हुए भी उन लोगों की सारी यातना ये सोचकर झेलती थी कि अब मेरी शादी हो चुकी है और अगर मैं घर में वकील वाला रवैया अपनाऊंगी तो फिर मेरी शादी पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से मैं जानकारी होते हुए भी चुप रहती थी और सारी बातों को बर्दाश्त करती रहती थी। मैं ये सोचती थी कि अभी मैं इस घर में नई आई हूँ और जब कोई भी नया कैंडिडेट किसी के घर पहुँचता है तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। धीरे धीरे जब हम सब घुल मिल जाएंगे आपस में तो ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। मेरे हस्बैंड कभी भी परमानेंट मुझे अपने साथ नहीं रहने देते थे। जब भी मैं ससुराल में ज़्यादा दिन रुक जाती थी
तो वो मेरे से झगड़ा करते थे, मुझे बहुत बुरा भला बोलते थे और मुझे अपमानित करते थे। शुरू में 3-4 बार या बहुत अधिक 4 या 5 बार मेरे हस्बैंड बुलाने आए मुझे। इसके बाद उन्होंने ना तो मुझे बुलाने के बारे में कभी सोचा, ना ही मुझे लेने आते थे, ना मुझे छोड़ने आते थे। दूसरी विदा में ही मेरे हस्बैंड कम से कम 3-4 महीने बाद मुझे लेने आए थे। उसके बाद तीसरी बार जब 6-7 महीने तक नहीं आए, फिर चौथी बार भी ऐसे ही लॉन्ग पीरियड हो गया। इस तरीके से मेरी जो है मेरा बहुत समय बर्बाद हो गया। इसके बाद बहुत बहुत दिनों तक जब भी मैं मायके में होती थी तो कभी भी मेरे हस्बैंड मुझे बुलाने नहीं आते थे। कभी 6 महीने हो जाते थे तो कभी 1 साल हो जाता था। मैं बहुत परेशान हो गई, फिर मैंने खुद से ही जाना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड ना मुझे कभी कोई खर्चा वगैरह किराया वगैरह देते थे, ना कभी कुछ पूछते थे, ना कुछ बताते थे। इस तरीके से मेरी लगभग 7-8 साल बीत गई। सन 18 में मेरी सास की डेथ हो गई। उस समय भी मैं अपने मायके में ही थी। मेरे हस्बैंड ने मेरी फ्रेंड को फ़ोन करके बताया था और मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया तो मैं खुद से अपने ससुराल पहुंची। इसके बाद जब सास का सारा काम हो गया तो मेरे हस्बैंड ने झगड़ा करके मुझे वहाँ से भगा दिया, रुकने नहीं दिया ससुराल में। फिर सन 19 में जनवरी में मेरे हस्बैंड ने मुझे तब बुलाया जब उनकी भांजी की शादी थी। मैं ये सोचकर फिर भी पहुंच गई कि चलो शायद मेरा रिश्ता सुधर जाएगा, शायद मेरे हस्बैंड अब सही हो जाएंगे। मैं जब वहाँ पहुँची तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से कोई बात नहीं की, बस मुझे अपने साथ लेकर सूरत चले गए और शादी में भी मेरे को बहुत अपमानित किया। ना तो मेरे साथ वो कहीं भी बैठे, ना मेरे साथ खाना वगैरह खाया, ना मुझे कहीं भी स्टेज पर लेके गए फंक्शन में वो किसी दूसरे के साथ बैठे, दूसरों के साथ खाना वगैरह खाया। उसके बाद ये सारी बातें भी मैं बर्दाश्त करती रही। इसके बाद भी मैंने सोचा कि अब मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी, जाऊँगी नहीं। बट मेरे हस्बैंड जब सूरत से लौट कर आए तो घर पे आते ही बस एक रात बीतने के बाद उन्होंने मुझे दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग ही मेरे से झगड़ा शुरू कर दिया और कह दिया कि तुम अपनी तैयारी करो, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। और मुझे झगड़ा करके ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया। मैं नहीं आना चाहती थी। इसके बाद मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने फिर परेशान होकर अपने हस्बैंड के ऊपर कोर्ट में केस कर दिए थे। केस के दौरान ही लॉकडाउन लग गया और उस लॉकडाउन में ही मेरे को 17 जून को अचानक किसी से खबर मिलती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। मेरी ननद 1-1.5 घंटे में उनका अंतिम संस्कार करवा देगी। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने बहुत प्रयास किया कि मेरे हस्बैंड का अंतिम संस्कार मेरे पहुंचने तक रुका रहे, बट मैं बहुत दूर थी। मेरी ससुराल हरियाणा डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरा मायका यूपी में है। लॉकडाउन चल रहा था तो बस ट्रेन वगैरह भी नहीं चल रही थी, तो
मैं वहाँ इतनी जल्दी पहुँच भी नहीं सकती थी। मैंने सारे प्रयास किए, पर ना तो मेरे हस्बैंड का अंतिम संस्कार रुका और ना ही मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। मेरी ननद ने मुझे मेरे हस्बैंड की डेथ की कोई सूचना नहीं दी। उस समय मैं मानसिक रूप से इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। आप लोग समझ सकते हैं कि जब किसी लड़की का हस्बैंड दुनिया छोड़कर चला जाए तो फिर उस पर क्या बीतती है। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। और जब मैं अपने ससुराल पहुंची तब तक मेरे हस्बैंड का अंतिम संस्कार हो चुका था। अस्थि विसर्जन भी मेरी ननद ने बहुत जल्दी करवा दिया था। जब मैं घर पहुंची तो मेरी ननद ने मुझे घर में नहीं घुसने दिया और मेरे पर्सनल मकान की चाबी भी मुझे नहीं दी और मेरे को उल्टा सीधा बोला, मेरी माँ को भी इंसल्ट किया। अब भी मैं ना तो ठीक से अपना वर्क कर पाती हूँ क्योंकि अब मुझे अपने अधिकारों के लिए अपनी ननद के साथ फाइट करनी पड़ रही है। मेरा सारा जेवर, मेरी गृहस्थी, मेरी प्रॉपर्टी, सब कुछ ननद ने अपने कब्जे में कर रखा है और मुझे उससे अपने अधिकारों को लेने के लिए फ़ाइट करनी पड़ रही है और इस फाइट के लिए मुझे बार बार अपने ससुराल अम्बाला जाना पड़ता है, जिस वजह से मैं अपने वकालत के पैसे पर भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और मैं पूरी तरह से अपने फादर पर ही डिपेंड हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो एक ब्लॉग में तो क्या, बहुत सारे ब्लॉग में भी मैं बताऊंगी, तभी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी स्टोरी में इंटरेस्ट हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और बने रहिए मेरे साथ। लास्ट में मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि वो कभी भी एक ऐसे रिश्ते पर अपना समय बर्बाद ना करें जो शुरू से ही ठीक ना चल रहा हो। वो ये गलतफहमी मन में ना रखें कि अगर वो प्रयास करेंगी तो उनका रिश्ता बच जाएगा या सफल हो जाएगा। देखिए, जिनको रिश्ता चलाना होता है वो शुरू से ही ठीक रहते हैं और जिनको रिश्ता नहीं चलाना होता वो शुरू से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ करने लगते हैं। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।